नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बियॉन्ड वेयर एड्स में। आज के इस लेक्चर में हम लोग जैसा कि हम लोगों को मालूम ही है कि बिहार एपीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, 15 तारीख को अपकमिंग एग्ज़ाम है। तो इसमें जीएस के पोर्शन में हम लोग आज के इस लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करेंगे, डिटेल्ड पॉइंटर्स टाइप में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपके एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होंगे। तो इस लेक्चर को आप लोग एज़ अ क्विक रिवीजन देखिएगा। इसके जो नोट्स हैं वो अगर आपको चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएँगे। इसके अलावा इस लेक्चर में हम लोग क्या-क्या डील करेंगे, देखिए इंडस वैली सिविलाइज़ेशन पढ़ेंगे, वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मगध के बारे में, मौर्याज़ के बारे में, गुप्ता पीरियड के बारे में, साउथ इंडिया में लिटरेचर, ट्रैवलर्स, फाइनल रिवीजन, इस तरीके से हमारा पूरा ये लेक्चर आज चलेगा। तो हिस्ट्री क्योंकि बिहार एपीओ का पेपर है और बिहार एपीओ में जीएस का एक अलग से सेपरेट पेपर होता है और सेपरेट पेपर होता है तो इसका मतलब है इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है 2 सब्जेक्ट्स की। एक तो हिस्ट्री हो गई, हिस्ट्री के अंदर आपके तीनों पार्ट एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मॉडर्न, देन एंशिएंट और फिर मेडिवियल। तो इसमें बिहार के रिस्पेक्ट से एंशिएंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे कई सारी साइट्स हैं, जैसे बुद्धिज़्म में कई सारी जगहें हैं जो कि बिहार के कल्चर से रिलेट करती हैं। कई सारी एंशिएंट इंडिया में बिहार जो है हमारा इम्पोर्टेंस शो करता है। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री बिहार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वो रोड मैप आपको समझ में आ ही गया है। आईबीसी, वैदिक, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मगध, मौर्य, उसके बाद गुप्ता पीरियड में अर्श के बारे में पढ़ेंगे। साउथ इंडिया, फिर ट्रैवलर्स के जितने टेक्स्ट हैं आपको कैसे करना है। बेसिकली हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे कैसे आपके, या तो मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे या आपसे पूछ लेगा कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से आया तो पूछ लिया कि लोथल किस लिए फेमस था, मोहनजोदारो किस लिए फेमस था, कालीबंगन में क्या पाया जाता था, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब जैसे गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है, अगर आपसे वैदिक कल्चर से पूछा गया तो जो भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे इनमें से एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन रहा है, चाहे वो आपका बिहार एपीओ रहा हो, चाहे वो आपका बीपीएससी रहा हो। तो पूरे पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करते हुए ही ये लेक्चर बनाया गया है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर इसको कहते हैं ब्रॉन्ज एज। तो आपसे पूछा जाए ब्रॉन्ज एज कौन सी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कौन सी है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो ये सब एक ही सिविलाइजेशन का नाम है जिसका कि नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको कहा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक है, मतलब कि स्क्रिप्ट तो मिली है हमको यहाँ पे बट अनडेसिफर्ड है, अभी भी हम लोग वो पढ़ नहीं पाए हैं। स्क्रिप्ट है, सील्स मिली हैं, लिखा कुछ हुआ है, लेफ्ट टू राइट है, उस पे जो लिखा गया है वो लेफ्ट टू राइट लिखा गया है, बट स्टिल उसको अभी तक पढ़ नहीं पाया है कोई। तो ये हो गया हमारा प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब। जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ फीचर्स कहीं देखने को मिले और आपको लगे कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ का है, तो उठा के आप आईवीसी मार्क कर सकते हैं। तो वो है टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और बर्न ब्रिक्स। ये 3 फीचर्स ऐसे हैं जो आईवीसी को सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइज़ एक टाइम का बनाते हैं। तो वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि मेसोपोटामिया के बारे में एक टाइम पे जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करी गई थी, तब उससे पहले सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कौन-सी वो सिविलाइज़ेशन हुआ करती थी? वो मेसोपोटामिया ही सिविलाइज़ेशन थी जो सबसे ज़्यादा। इजिप्ट में आप लोगों ने देखा होगा ना सबसे ज़्यादा एडवांस सिविलाइज़ेशन कौन-सी थी? तो इजिप्ट में आप पिरामिड्स देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ें देख रहे हो, सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड सारी चीज़ें वो थी। लेकिन जैसे ही हमारा क्या हुआ 1921 और 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की खोज करी गई, ठीक है? इसके बाद अंग्रेज़ों ने डिक्लेयर क्या किया कि मोस्ट एडवांस सिविलाइज़ेशन कौन-सी है हमारी, वो है आईबीसी। रीज़न क्या था इसका? देखिए, इजिप्ट में आपको पिरामिड्स बहुत बड़े-बड़े देखने को मिल जाएँगे, बहुत विशाल स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएँगे, एडवांस सिटीज़ देखने को मिल जाएँगी, लेकिन जो चीज़ें वहाँ पे नहीं थी, वहाँ पे बर्न्ट ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिस वजह से ये जो है हमारी आईवीसी और ज़्यादा ही मॉडर्नाइज़ होती है, किससे? इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी उससे ज़्यादा।
ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि क्या रीज़न है कि हड़प्पा जो है वो एडवांस है, तो उसका रीज़न यही है कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर था, इजिप्ट में वेल प्लान्ड था, लेकिन मॉन्यूमेंट्स बहुत बड़े थे। बहुत बड़े-बड़े हम लोगों ने वहाँ पे आर्किटेक्चर बनाया, काम किया, लेकिन जो 2-3 चीज़ें थी जो कि इंडिया में हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को आगे लेके गईं, वो क्या थी? एक बर्न ब्रिक्स, ऊपर से यहाँ का जो जो सिटीज़ थी, वो ग्रिड पैटर्न्स में थी, पूरी सिस्टमैटिक जो ऑर्डर था उसका, मतलब प्लान्ड वे में सारी चीज़ें बनी थी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हड़प्पन सिविलाइज़ेशन को मोस्ट एडवांस सिविलाइज़ेशन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिलाती हैं, वो यही चीज़ें थी। तो इसके अलावा तो टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज और बर्न ब्रिक्स कहाँ पाई गई? हड़प्पन सिविलाइज़ेशन में पाई गई। ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स थी, ऑर्गेनाइज़्ड लेआउट था। सिटीज़ जो रोड थी, देखिए ऐसे घर बने हुए हैं, ठीक है? एक तो ये चीज़ आप देखिएगा कि 1 मंजिला घर, 2 मंजिला घर, 3 मंजिला घर, सारे ही सारे घर हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे? जो लोअर पोर्शन था, जो हमारी हड़प्पन सिविलाइज़ेशन थी, वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। वो 2 पार्ट कैसे थे? ये अपर पार्ट था, इसको हम लोग बोलते थे सिटाडेल। तो सिटाडेल में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते थे। जितने भी ग्रेनरीज़ होती थी, जहाँ पे अनाज रखे जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ पाई गई हैं सिटीज़ में? सिटाडेल में पाई गई हैं। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं 1-2 जिनमें ग्रेनरीज़ लोअर टाउन में भी पाई गई हैं। तो सिटाडेल जो होता था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता था और ये हमेशा ऊँचाई पे बना होता था। उसके बाद लोअर टाउन हम लोग बोलते थे, क्योंकि ये नीचे बना होता था। यहीं पे जितने भी कॉमन लोग रहते थे, वो यहीं पे रहते थे। तो यहाँ की जितनी भी रोड्स थी, वो दूसरी रोड से कितने पे 90 डिग्री के एंगल्स पे कट करती थी, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता था और इसके अलावा ब्रिक्स का इस्तेमाल होता था। जो घर बनते थे, वो बर्न्ड ब्रिक्स से बनते थे। जो रोड्स बनती थी, वो कच्ची ईंट से बनती थी। ठीक है, ये इसका ही एक फीचर है। घर सिंगल मंजिला, डबल मंजिला, ट्रिपल मंजिला, हर तरीके के घर पाए गए हैं। मतलब कि अगर इससे हम लोग देखें तो क्या सर, मतलब 1 मंजिला, 2 मंजिला घर होने से क्या हमको पता चलता है? इससे हम लोगों को ये पता चलता है इक्वालिटी थी, मतलब कि भेदभाव नहीं था। आज जो अमीर है, कल वो गरीब भी हो सकता है। आज जो गरीब है, कल वो अमीर भी हो सकता है। तो आज उसका 1 मंजिला घर है, कल और पैसा आया, 2 मंजिला बना लिया, कल बहुत पैसा आ गया तो उसने कतई कोठी बना दी। तो हर तरीके का आदमी रहता था, कोई डिफरेंशिएशन नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ये हमारा जो था, और इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग जिप्सम यूज़ करते थे, जो कि ड्रेनेज में डाला जाता था ताकि वो जितना भी पानी होता है वो सोख ले। इसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम को कवर करने के लिए स्टोन को रखा जाता था। तो और जो सिटाडेल होता था हमारा, ये किस साइड होता था? सिटाडेल हमारा वेस्टर्न साइड पाया गया है हर सिटी में, और जो लोअर टाउन है हमारा, वो किस दिशा में पाया गया है? वो हर साइड में ईस्टर्न साइड में पाया गया है। तो ये तो कुछ फैक्ट्स हैं हमारे, जो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि क्या-क्या है। अच्छा, 1921 में पहली खोज करी गई, जिस टाइम करी गई थी, उस टाइम जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट था, अ, कहाँ पे? हाँ, एएसआई था जो हमारा, वो हेड कौन कर रहा था? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस टाइम पे इसको हेड कर रहे थे। इसको कि हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? जेएस मार्शल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब क्या हुआ भाई, जब ये खोज करी गई, तो जब इनको पता चला कि एक जगह पे काम चल रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर निकल के आया है, कुछ ईंट्स मिली हैं, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 लोगों को काम पे लगाया है, और वो 2 लोग कौन थे? वो 2 लोग थे, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया। उन 2 लोगों का नाम था, जो 1921 में और 1922 में जिन्होंने दयाराम साहनी, और हमारे थे आरएस आरएस नहीं, आरडी बनर्जी। आरडी बनर्जी और दयाराम साहनी। तो आरडी बनर्जी ने किसकी खोज करी थी? आरडी, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। कहाँ गया पॉइंटर? आरडी बनर्जी ने खोज करी थी किसकी? मोहन जोदाड़ो की। और हमारी खोज करी थी दयाराम साहनी ने किसकी? हड़प्पा की। ठीक है, 1921 और 1922 में ये खोज हुई थी। अब देखते हैं कुछ-कुछ फीचर्स कि कैसा-कैसा क्या था र हड़प्पन सिविलाइज़ेशंस में, हम लोग कैसे-कैसे, कौन से भगवान की पूजा होती थी, ये सब आपसे
समझिए ये डायरेक्ट डायरेक्ट पीवाईक्यूज हैं, एक एक लाइन में एक एक क्वेश्चन है आपका। तो रिलीजन क्या था, मदर गॉडेस एंड पशुपति नाथ को हम लोग पूछते थे। मैंने आपको बताया जो एएसआई के हेड थे उनका नाम था जे एच मार्शल, मैंने शायद आपको जे एस मार्शल बता दिया। तो जे एच मार्शल उनका नाम था। हाँ, तो रिलीजन में मदर गॉडेस को हम लोग पूछते थे, उसके अलावा पशुपति को पूछते थे। पशुपति की सील भी बहुत जगह पाई गई है, मदर गॉडेस की भी सील बहुत जगह पाई गई है, इवन पीपल के पत्ते की भी सील हम लोगों को कई जगह देखने को मिलती है। अच्छा, अब इन सील से हमको क्या पता चलता है, जैसे जो पशुपति की सील थी, ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमको उससे देखने को पता चलती। अब जो पशुपति की सील थी उसके ऊपर कुछ साइंस है, मतलब कि कुछ चिन्ह बने हैं। वो चिन्ह कौन कौन से हैं? एक है टाइगर, दूसरा है एलिफेंट, और क्या बना है उस पे? बुल बना है उस पे, और कौन बना है? राइनो बना है उस पे, और डियर बना है। तो कभी कभी ये चीजें डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जैसे मैच द फॉलोइंग में आ गया, या पूछ लिया कि इनमें से क्या नहीं बना हुआ है सील पे, तो आपको पता होना चाहिए। तो पीपल लीफ की स्लीव हमको सील मिलती है। तो रिलीजन में हम लोग मदर गॉडेस और पशुपति को पूछते थे। इसके अलावा मटेरियल जो यूज होता था वो टेराकोटा, एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स मतलब तावीज़। ज्वेलरी का बहुत शौक था इन लोगों को, तो ज्वेलरी, बीड्स, ये सब बहुत ज़्यादा पाया गया है। सील्स मिलती हैं, डाइस मिलता है, बोट्स मिलता है, वुडन प्लो मिलता है, वुडन जिससे कि खेती करी जाती है, ठीक है। क्योंकि ये हम लोगों ने देखा ब्रोंज एज है, ब्रोंज एज मतलब अभी आयरन की खोज नहीं हुई है, तो वुडन प्लो यहाँ तक हमारे पास है। पोट्री, तो रेड क्लिप पॉट्स हम लोगों ने देखे जिनके ऊपर ब्लैक डिजाइन होती है। कहाँ पाए गए थे ये भी अभी हम लोग देखेंगे, कहाँ रेड क्ले पॉट्स पाए गए थे। ट्रेड कैसे होता था, तो हम लोगों ने देखा वेट्स हैं, सील्स हैं जो एक्सचेंज होती हैं। इवन बहुत दूर दूर तक देशों में ये सील्स हमको मिली हैं। मतलब इजिप्ट के साथ हमारा व्यापार रहा है, ओमान में हमारा व्यापार रहा है। इस समय का जो बगदाद है, बहरीन है, मेसोपोटामिया है, बहुत दूर दूर तक इसका हमारा जो है ट्रेड रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, इवन ईरान, अफगानिस्तान, इजिप्ट, इन सब जगह सारी ट्रेड्स थी हम लोगों की। तो कैसे होता था, क्योंकि सील्स पाई गई हैं इन सब जगहों पे हमारी, इसलिए हमको पता है। हाले वो भले अभी तक हम लोग उसको डिसाइफर नहीं कर पाए, लेकिन पता तो है ना कि ये कहाँ की सील है, क्या है। तो ये सब देखने को मिलता है। तो ट्रेड बहुत अच्छे स्तर पे होती थी उस टाइम पे। ठीक है, स्क्रिप्ट, शॉर्ट सील इंस्क्रिप्शन, लैंग्वेज अभी भी पता नहीं है। तो हड़प्पन के साथ सिटी प्लानिंग है, ड्रेनेज है, बॉन्ड ब्रिक्स है। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैसे धोलावीरा में क्या पाया गया। एडवांस वाटर मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट जो था वो धोलावीरा में बहुत ज़्यादा एडवांस था। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं। जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में हमारा जो ये पूरा फैला हुआ था, ट्रायंगल शेप में लगभग बोला जाता है। तो जैसे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, क्या क्या था इसमें, तो ये अगर हम लोग देखें तो कहाँ बनाया जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्दर्न पॉइंट जो था हमारा वो था मांडा। ये कहाँ था? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वेस्टर्न पॉइंट जो था हमारा वो कहाँ था? सुक्ता जेंडोर। सुक्ता जेंडोर हमारा वेस्टर्न पॉइंट था, जो कि अभी करंट का क्या है, बलूचिस्तान जो है हमारा, वो हमारा वेस्टर्न पॉइंट था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। साउथ में हमारा सदर्न मोस्ट पार्ट कौन सा था? तैमाबाद। तैमाबाद हमारा, और ये कहाँ पे था? ये हमारा पड़ता है महाराष्ट्र के साइड। अब इसके बाद हम देखें तो ईस्टर्न पॉइंट हमारा था आलमगीर पुर, और ये था हमारा भैया यूपी के अंदर। तो अगर नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ के हिसाब से देखा जाए, ये पूरा एरिया जो डिवाइड था ना, वो कितना एरिया था? 92,99600 किलोमीटर में ये पूरा
डिवाइड था। 12,99,600 किलोमीटर में पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी हमारी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन वो फैली हुई थी। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग अलग से भी लिख लीजिएगा। इसके अलावा धोलावीरा में भाई क्या जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, डैम्स थे, कंजर्वेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई गई? धोलावीरा में ये सब बहुत पाया गया। उसके अलावा मोहनजोदाड़ो में ड्रिंकेबल वाटर ग्रेट बाथ हमको देखने को मिलती है, एक्सकेवेटेड बाई आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी ने इसको एक्सकेवेट किया। ग्रेट बाथ अगर आपसे कोई पूछे कहाँ देखने को मिलती है तो वो मिलती है मोहनजोदाड़ो के अंदर हमको देखने को मिलती है। अब ये किस सन में हुआ था? जैसे 1922 में मोहनजोदाड़ो हुआ है, दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज करी है। अब बनावली में टेराकोटा फ्लो मिलता है। उसके बाद मैच्योर एंड पोस्ट हड़प्पन डिपॉजिट्स जो थे वो बनावली में हमको देखने को मिलते हैं। कालीबंगन में हमको क्या देखने को मिलता है? यहाँ पे भी जुती हुई जो फील्ड्स है, मतलब कि खेती के निशान यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। यज्ञ वेदीज हमको देखने को मिलती हैं। फायर के से यहाँ से हमको चिन्ह देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो बैंगल्स, बैंगल्स की फैक्ट्री थी यहाँ पे, मतलब चूड़ी का व्यापार सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता भी है तो आपसे ये पूछा जाएगा बैंगल्स कहाँ पाई जाती है, कालीबंगन में आपको मार्क करना है। लोथल जो था हमारा पोर्ट था। ठीक है, तो जितना ट्रेड वाला एरिया था लोथल अपने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। पोर्ट सिटी था कहाँ पे? भोगावा रिवर, गुजरात के अंदर। सुरकाटोडा, यहाँ पे हॉर्स और कैमल के बोन्स मिले थे, लेकिन बीपीएससी हमेशा ये मानता है कि कैमल हॉर्स जो था वो नहीं पाया गया आईवीसी में। बीपीएससी क्या यूपीएससी भी यही मानता है। तो अगर आपसे पूछे सुरकाटोडा में या आईवीसी में हॉर्स मिला था तो आपको लगाना है आंसर नहीं, नहीं मिला था। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप लोग लिख लीजिएगा पॉज करके। अब आगे देखते हैं। हम्म, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ ही चुके हैं, कहाँ पे क्या पाया जा रहा है। आर.डी. बनर्जी ये सब हो गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा धोलावीरा में जनरल वाटर मैनेजमेंट है। ड्रिंकेबल वाटर वेल्स मोहनजोदाड़ो में है। उसके अलावा ग्रेट बाथ भी मोहनजोदाड़ो में पाई गई है। और ग्रेट बाथ के लिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ग्रेट बाथ के अंदर एक चीज़ और है, ये यहाँ पे क्या रिलीजियस बात के लिए लोग आते थे। ठीक है, और किस तरीके से बना हुआ था ये? जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये हो गई हमारी, एक सेकंड, ये हो गई हमारी स्टेयर्स दोनों साइड से। ठीक, और यहाँ पे बने हुए थे रूम्स। ठीक, इस तरीके से हमारा ग्रेड बाथ बना हुआ था। अब इसमें जैसे पीसीएस वीसीएस में जाएंगे आप लोग तो ये तो सवाल पूछ लिया जाता है, ये तो क्वेश्चन है ही। नॉर्थ और साउथ में स्टेयर्स थी और ईस्ट और वेस्ट में आपके रूम्स थे। तो ये ऑलरेडी पीवाईक्यू का सवाल है, ये मत सोचिएगा सर फालतू में कुछ भी बताया दे रहे हैं। तो ये वाटर टैंक था बीच में जहाँ पे लोग क्या करते थे, जो रिलीजियस बात होती थी उसके लिए लोग आते थे यहाँ पे। और ग्रुप में सब लोग यहाँ पे ग्रेट बाथ में आते थे। रिचुअल बाथिंग पूछी जाती है, कहाँ पे थी रिचुअल बाथिंग हमारी? होती है मोहनजोदाड़ो के अंदर। नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग आते हैं जितना भी आईबीसी से रिलेटेड था वो पार्ट हो गया। आप लोग पीछे जाके बार बार उसको रिवाइज कीजिएगा, नोट से एक बार उसको देखते रहिएगा। चलिए, आईबीसी हो गया, अब हम लोग देखते हैं वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड को। तो जैसे ही हमारी इंडस वैली सभ्यता खत्म होती है उसी के साथ ट्रांजिशनल फेज में 1500 से हमारी स्टार्ट हो जाती है, बोला जाता है वैदिक। बीच में कैलकोलिथिक पीरियड भी आया था जो कि 1800 से लेके 1500 का था। ट्रांजिशन फेज होते हैं सब। तो कैलकोलिथिक पीरियड के बाद हमारा आता है वैदिक एंड पोस्ट वैदिक पीरियड। अब इसके अंदर क्या था भाई? ट्रांजिशन हो रहा है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, कई सारी थ्योरीज हैं कैसे खत्म हुई कैसे नहीं खत्म हुई। तो 1800 बीसी के अंत होते होते आईवीसी हमारी खत्म हो गई थी। कुछ कहते हैं कि इन्वेडर्स आए थे, आर्यंस आए थे, उन्होंने खत्म कर दिया। कुछ का कहना है कि बाढ़ आ गई थी, नेचुरल
क्लैमिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से ये ख़त्म हुआ था। ज़्यादा जो माना भी जाता है, वो यही माना जाता है कि जो नेचुरल आपदाएँ आई थी, उनकी वजह से ही ये पूरी की पूरी सभ्यता जो है, वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद कैलकोलिथिक पीरियड आया, जिसको कि हम लोग कॉपर और कैलकोलिथिक में का कैल्को का मतलब होता है हमारा कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। तो कॉपर स्टोन एज चली, वो ख़त्म हो गई। वो उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड आया। वो कब से कब तक थी? 1800 से 1500 तक चली। उसके बाद अब जो हम लोगों को पढ़ना है, वो वैदिक पीरियड है। वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है, दूसरा है हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड, कहाँ गया पेन? तो जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है, वो कब से है? वो 1500 से 1000 बीसी तक है। ये बड़ा सुकून भरा समय रहा है। इसमें मतलब बहुत अच्छा फ्लरिश हुआ है, सारी चीज़ें आई हैं, ठीक है। इसमें कैटल जो थे, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक वेल्थ हुआ करता था। और इसके अलावा जो हम लोग सभा देखते हैं, समिति देखते हैं, ये सब इसी टाइम पे वैदिक पीरियड में ही देखने को मिलता था। वुमेन इक्वालिटी का जो प्रमोशन है, वो यहीं पे भी देखने को मिलता था। सभा हो गई, समिति हो गई, विधाता हो गया। अब सभा में होता था, ये एक्सक्लूसिव टाइप की मीटिंग होती थी। क्या? सभा। सभा लगती थी, जो भी सोसाइटी में कोई चीज़ डिसाइड करी जाती थी, तो ये एक्सक्लूसिव होती थी। और इसमें वुमेन्स जो होती थी, वो पार्ट लेती थी। इसके अलावा समिति होती थी हमारी, इसमें ये इंक्लूसिव होती थी और वुमेन्स इसमें पार्ट नहीं लेती थी। इसके अलावा सबसे लास्ट में हमारे पास देखने को आती है विधाता। विधाता जो मीटिंग होती थी, ये खैर अभी तक पता नहीं चला है कि एग्जैक्टली किस लिए होती थी, लेकिन इसमें बोथ मेल एंड फीमेल दोनों लोग पार्ट लेते थे। एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन इसको बोला जाता है कि रिलीजियस फंक्शंस जो होते थे, वो करने के लिए ये मीटिंग होती थी। तो मतलब हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, उनमें वुमेन्स इक्वली पार्ट ले रही हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस टाइप से ये हमारा ऋग्वैदिक पीरियड जो था, वो स्टार्ट हुआ था। अर्ली ऋग्वैदिक पीरियड, ये तो इंट्रो हो गया। लेकिन अब इससे जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, वो देखने वाले हैं कि जैसे क्या क्या चीज़ें हैं। तो हेड जो होता था उस टाइम पे, राजा, ट्राइबल कम्युनिटी का जो राजा होता था, उसको हम लोग बोलते थे राजन। और इसके अलावा बैटल किस हिसाब से होता था कि नंबर ऑफ बैटल्स, वो जो गाय हैं, कैटल्स हैं, किसके पास हैं, तो वो इस हिसाब से ऑर्गेनाइज बैटल होता था। नंबर ऑफ कैटल जिसके पास है, वो जीत जाता था। ये नहीं कि जाके किसी का सामने से सर काटो। पहला बैटल भी हम लोगों को देखने को मिलता है, वो बैटल ऑफ 10 किंग्स ही हमको देखने को मिलता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे भी मेंशन किया है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पहला ही बैटल है जो कि राज्य को लेके हुआ था, ठीक है। और जैसे गाय का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो किंग वही होता था जिसके पास सबसे ज़्यादा गोजन्य, आपको एक वर्ड मिलेगा, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ काउ। तो अगर ये आपको कहीं पूछ लिया जाए आपसे पेपर में, भूपजन्य क्या होता है, तो इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ काउ। अगर आपसे पूछ लिया जाए गव्य क्या है, तो वो है काऊ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है इसका। दुहित्री हो गया, जो कि काऊ को जो दोहने वाला होता है, गाय का दूध निकालने वाला होता है, वो हो गया। इस तरीके से कई सारे टर्म्स थे, जो कि हमारे लिए अभी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। अभी हम लोगों की रिवीजन क्लास चल रही है, तो रिवीजन क्लास में सिर्फ हम लोग वो पॉइंटर्स देखेंगे जो जिनके आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ, वो अपने नोट्स में ऐड करते हुए चलिए, ताकि आपको जब कोई रिवाइज करना हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। जब ट्रेन में जाइएगा तब ये लेक्चर 2x को लगा लीजिएगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं। तो ये तो हम लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड का हिसाब किताब समझ लिया। हम लोग समझ लिया ट्राइबल टाइप की कम्युनिटी थी, कल्टीवेशन करते थे, फार्म जो एनिमल हैं, कैटल हैं, वो मेन प्राइमरी सोर्स था, ठीक है। अब सूत्र पीरियड बोला जाता है 800 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। इसके बाद यहीं से लेटर वैदिक ट्रांजिशन हुआ। उसके बाद अर्ली वैदिक में हम लोग क्या देख रहे हैं? पेस्टरल है, कैटल वेल्थ है। इसी टाइम पे क्या लिखा गया? ऋग्वेद लिखे गए, ठीक है। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर बढ़ा, क्योंकि आयरन आ गया था। आयरन है हमारे पास, तो सोचिए जो
फ्लोज़ हैं हमारे पास, उसको ज़मीन खोदने के लिए हम ज़्यादा डेप्थ तक जा सकते हैं। तो आयरन आया तो अब जब हम कैटल सारा काम कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है, तो फिर किंगडम्स भी बढ़ रहे हैं। अब क्योंकि आयरन आ गया है, तो हम लोग स्वॉर्ड्स भी बना रहे हैं, सारी चीज़ें, हथियार भी उस हिसाब से इवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है? तो अब किंगडम्स की जर्नी चालू हो गई है। यहीं से हम लोग देखते हैं कि वंश, रिचुअल और जनपदास, 16 महाजनपदास आपने सुना होगा। बैटल वो छोटे-छोटे टेरिटरीज़ बने, तो ये 16 महाजनपदास यहीं से निकल के आए, कहाँ से? लेटर वैदिक पीरियड में। वर्ण सिस्टम भी यहीं पे सबसे ज़्यादा फला-फूला, मतलब कि जो आज हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, वो भी कहाँ से? लेटर वैदिक से ही निकल के आया। ठीक है? गायत्री मंत्र आपसे पूछ लिया जाता है डायरेक्ट पेपर में कि कहाँ से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ऋग्वेद से लिया गया है। बोगास कोई इंस्क्रिप्शन जो है वो मेंशन है कहाँ? वैदिक गॉड्स को और गॉडेसेस के बारे में, मतलब कि जो वैदिक काल के जो भगवान थे, उनके बारे में मेंशन कहाँ किया गया है? कोई इंस्पेक्शन जो इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसको मेंशन किया गया है। प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो तो देख लीजिएगा, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है। इसके बाद जो और फैक्ट्स हैं, 9th मंडल ऑफ ऋग्वेद इज डेडिकेटेड टू सोम। तो जो 9th मंडल है ऋग्वेद का, वो किसको डेडिकेटेड है? वो सोम को डेडिकेटेड है। दशराजन वॉर जो थी, ये कहाँ हुई थी? पौरुष्णी रिवर के करीब हुई थी, जो कि आजकल की मॉडर्न रावी नदी है। अच्छा, ये वॉर एक छोटी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, क्विक रिव्यू, आपको दिमाग में फैक्ट बैठ जाएंगे। आखिर ये दशराजन वॉर, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ क्यों था? तो इसकी कहानी ऐसे है, आप लोगों ने 2 ऋषि हुआ करते थे, एक वशिष्ठ ऋषि एक टाइम पे थे, और उसी टाइम पे एक ऋषि थे, उनका नाम था विश्वामित्र। आपने इन दोनों का नाम सुना होगा। तो विश्वामित्र जो थे, और इस टाइम पे जब ये बैटल ऑफ 10 किंग्स हुआ था, उस टाइम पे जो सबसे पावरफुल, वन ऑफ द पावरफुल किंगडम्स में से जो एक राजा था, वो था सुदास। तो सुदास के साथ ये था कि इन्होंने जो अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन थी जो प्रीस्ट की, वो विश्वामित्र को ना दे के वशिष्ठ ऋषि को दे दी। अब वशिष्ठ ऋषि को ये पोजीशन मिल गई, तो जो विश्वामित्र थे, इनका ईगो हो गया हर्ट। अब जब एक आदमी का ईगो हर्ट हुआ तो कुछ कलेश तो करेगा ही वो। तो भाई विश्वामित्र जी गए, और इन्होंने अगल-बगल में 5 आर्यन किंग और 5 नॉन आर्यन किंग को पकड़ा, भड़काया और वॉर के लिए तैयार किया। ये पहली बार हो रहा है, अगर देखा जाए तो बैटल ऑफ 10 किंग्स बोला जाता है, फर्स्ट वॉर थी हमारी। तो उसके बाद इन्होंने सारी तैयारी करी, और फिर इन सब ने मिलके सुदास के अगेंस्ट में बैटल छेड़ दिया। ये बैटल लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया? अभी हम लोगों ने देखा, पौरुष्णी नदी के किनारे पे, जिसको भी आप मॉडर्न रावी रिवर हम लोग कहते हैं। अच्छा, अब ये बैटल स्टार्ट हो गया। सुदास ने क्या किया, और इसका जो किंगडम था, इसको हम लोग क्या कहते थे उस टाइम पे? जो सुदास का ही किंगडम था, वही उस टाइम पे भारत कहा जाता था। अब इसने इन 10 राजाओं को बहुत मारा, मार-मार के इनके हरा दिया। अब जब हरा दिया, तो इनका जितना भी एरिया था, वो सब ऑटोमैटिकली किसके अंडर आ गया? सुदास के अंदर आ गया। अब जैसे ही वो सुदास के अंदर आया, तो ये क्या बन गया? इसका जो पूरा किंगडम था, वो बन गया भारतवर्ष। तो ये था हमारा पहला बैटल ऑफ 10 किंग्स की स्टोरी। ध्यान में रखिएगा, कुछ इससे रेलेवेंट आता है तो आपको ध्यान रहना चाहिए। हिस्ट्री वैसे भी ऐसी चीज़ है, जब तक आप उसके पीछे कहानी नहीं पता होगी आपको, केवल फैक्ट्स नहीं है ना भाई हिस्ट्री, लोग केवल फैक्ट्स रटने बैठ जाते हैं, बट हिस्ट्री के पीछे बहुत लॉजिकल एक स्टोरी होती है। जब आपको वो बैकिंग मिलती है तब, खैर अभी तो वैसे ही आपका पेपर है सर पे, तो इतना टाइम नहीं है, वरना कभी आपको फुर्सत से हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें समझाएँगे। जो अभी जुडिशरी का हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, उसके अंदर ऑब्वियसली यूपी जुडिशरी का है, तो जीएस को कवर किया ही जाएगा। तो 10 राजन वॉर, यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब ये टेबल हम लोग देख चुके हैं, इसके अलावा ये फैक्ट्स हम लोगों ने चेक कर लिया। अब ये कुछ स्कूल्स हैं जो कि बहुत ही 6 स्कूल हैं फिलॉसफी के, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे पूछ लिया जाएगा, वैशाख के स्कूल जो है वो किसने बनाया था, फाउंडर कौन थे? तो उसके फाउंडर कन्नाड थे, और किससे रिलेटेड था ये? एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड था।
न्याय स्कूल जो फ़िलॉसफ़ी थी वो गौतम ऋषि के द्वारा की गई थी। ये किस पे बेस्ड थी? लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी। इसके अलावा जो समाख्या जो स्कूल है हमारा, उसके लिए कौन है? कपिल ऋषि हैं। तो इसका क्या हिसाब-किताब था? 1 सेकंड। हुँ। ये पुरुष प्रकृति के ऊपर बात करता था, मतलब कि डुअलिज़्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोगों को देखने को मिलता है। तो पुरुष को यहाँ पे डिनोट किया गया था एज़ अ कॉन्शियसनेस सोल, प्रकृति को नेचर की तरह से। तो इसको कौन से ऋषि ने दिया था? कपिला। तो इसके जो फाउंडर थे वो कपिल ऋषि थे। योग हम सब जानते हैं, पतंजलि, ये डिसिप्लिन से रिलेटेड था, कीवर्ड आपको याद रखिएगा। उसके अलावा डिसिप्लिन हो गया, मेडिटेशन हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से देखने को मिलती हैं। माइंड कंट्रोल हो गया, लिबरेशन कैसे करना है, प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लिबरेशन हमको योग के द्वारा मिलता है, तो वो पतंजलि ऋषि ने बताया था। मिमस्मा मिन मिमस्सा, तो मीमांसा जो था वो जैमिनी ऋषि ने दिया था। जैमिनी ऋषि ने इन्होंने इसमें मीमांसा में क्या था? रिचुअल्स के बारे में बताया गया था कि कैसे वैदिक ड्यूटीज़ करनी है, कैसे रिचुअल्स करने हैं। तो ये स्कूल जो था रिचुअल्स के बारे में बताता था। जैसे वेद वेद के अंदर जो रिचुअल्स दिए गए हैं वो कैसे परफॉर्म करने हैं वो सब यहाँ बताया गया था। फ़ोकस क्या करता था ये? ड्यूटी पे, यज्ञ पे, रिचुअल करेक्टनेस पे, इन सब चीज़ों पे मीमांसा वर्क करता था, जैमिनी ने दिया था। इसके बाद वेदांत का सिद्धांत, ये किसने दिया? बद्रयान ने दिया था वेदांत का सिद्धांत। इनके अकॉर्डिंग क्या था? ब्राह्मण और आत्मन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट था। ये फिलॉसफी थी जो कि अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण और इंडिविजुअल सेल्फ, आत्मा के रियलाइजेशन के ऊपर ये कॉन्सेप्ट निकल के आता था। तो ये हमारे 6 स्कूल्स थे। ये स्कूल्स आपको पॉइंट बाय पॉइंट, ये टेबल आपको इतनी याद होनी चाहिए, किसने क्या फाउंड किया है और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो हैं याद रखिएगा, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो बिहार एपीओ हो, चाहे बीपीएससी हो या बिहार से रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम जहाँ पे पूछी जाती है जीएस। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट वहाँ आए हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए इन सब में क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऋग्वेद कहाँ से, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। 9th मंडल में सोम है। 10 राजन जो युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ 10 किंग्स, वो पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था, मतलब कि रावी नदी के किनारे। और कर्णद जो हैं वो रिलेटेड है किससे? एटॉमिक थ्योरी से। ये मोस्ट रिपीटेड जो 4 फैक्ट हैं, ये कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछे जा चुके हैं, इसलिए अलग से इनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आइए अब चलते हैं बुद्धिज़्म के ऊपर। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, तो बुद्धा की जो बर्थ हुई वो कहाँ हुई? लुम्बिनी में हुई। एनलाइटमेंट बोधगया में हुआ। पहला जो उन्होंने अपना प्रवचन था, फर्स्ट सरमन था, वो सारनाथ में दिया। और महापरिनिर्वाण उनको कहाँ मिला? कुशीनगर में मिला। ठीक है, मतलब कि ये जो 4 फैक्ट्स हैं आपके सामने, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये जो 4 काउंसिल्स हैं, ये बुद्धिज़्म से बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब आपने बुद्धिज़्म के ऊपर 10 फैक्ट पढ़ लिए, 50 बुकें पढ़ ली, वो सब नहीं। पूछने वाले फैक्ट्स क्या हैं? यही हैं। मतलब ये 8 चीज़ें ऐसी हैं कि ये आपको पता होनी चाहिए कि बर्थ कहाँ हुई? लुम्बिनी में हुई। एनलाइटमेंट कहाँ हुआ? बोधिगया में। पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में। निवारण कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। ठीक है? इसके अलावा पहली काउंसिल कहाँ हुई? राजगीर में हुई। किसने की? अजातशत्रु ने ऑर्गेनाइज कराई थी, प्रेसाइडेड बाय महाकश्यप। इसके बाद सेकंड कहाँ हुई? वैशाली में हुई। किसने सब अरेंज करवाया? काल अशोक ने, प्रेसाइडेड बाय सबाकमी। थर्ड कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में। किसने कराई? अशोका ने कराई। ठीक है, मोगालीपुट्टू तीसा, तीसा नाम से आप लोगों ने सुना होगा, फेमस है तीसा। ठीक है। फोर्थ काउंसिल कहाँ हुई? कश्मीर में हुई, कुंडलवन के अंदर, कनिष्क ने कराई। वसुमित्र या फिर अशुघोष, इन लोगों ने इसको प्रेसाइड किया। अब ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप कुछ भी भूल जाओ। महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? फर्स्ट सेरेमन कहाँ हुआ? एनलाइटमेंट कहाँ हुआ? बर्थ कहाँ हुई? ये सब नहीं भूलना। चारों काउंसिल कहाँ हुई? ये नहीं भूलना है। तो सूत पिटका में क्या दिया हुआ है? बुद्धा के जितने सरमन्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं।
पिटका में क्या दिया हुआ है, डिसिप्लिन मॉन्क्स के लिए क्या क्या डिसिप्लिन होने चाहिए। अभिधम्म में क्या दिया हुआ है, डॉक्ट्रिन कमेंट्री दे रखी है, जो उनके सिद्धांत हैं। ठीक है, जो डॉक्ट्रिन्स हैं बुद्धिज्म की वो कहाँ दी हुई हैं, अभिधम्म पिटका में दी हुई हैं। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं त्रिपिटक। आर्किटेक्चर एंड डॉक्ट्रिन्स, स्तूपास, चैत्यास, विहार्स हैं। फोर नोबल ट्रुथ एंड एट फोल्ड पाथ, ये क्या थे, चार, जीवन में बोला जाता है उनको चार विजन हुए थे जिसकी वजह से वो एनलाइटेंड हुए थे। मिडिल पाथ क्या है, मिडिल पाथ को इन्होंने बोला था कि इनका कहना था कि मतलब बहुत एक्सट्रीम पे, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन दोनों में एक्सट्रीम्स पे आपको नहीं जाना चाहिए। महायान राइज लिंक्ड विद कनिष्क, महायान जो स्कूल था वो किसके साथ बढ़ा है आगे, कनिष्क के टाइम पे महायान आगे बढ़ा है। अच्छा, जो फोर नोबल ट्रूथ्स थे वो क्या थे, तो जो फोर नोबल ट्रुथ्स थे वो क्या थे, ये दोनों ही चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे बुद्धा ने सबसे पहले क्या कहा कि दुख तो जीवन में रहेगा, ये जीवन का एक हिस्सा है। तो लाइफ में सफरिंग, पेन, डिससेटिस्फैक्शन, सारी चीज़ें रहेंगी, होगा ही होगा। ये पहला हो गया, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग जो फोर नोबल ट्रूथ हैं, जीवन की जो सच्चाई है वो है दुख। दुख का कारण तृष्णा है, मतलब कि डिजायर। तो दुख क्यों होता है ये भी बताया उन्होंने कहा कि डिजायर की वजह से ही हमको दुख होता है। उसके बाद उन्होंने कहा क्या, दुख को खत्म किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि तृष्णा खत्म तो फिर दुख खत्म, मतलब डिजायर को अगर आप एंड कर दो तो फिर दुख का अंत पॉसिबल है। और दुख खत्म करने का जो रास्ता है वो क्या है, वही है हमारा एट फोल्ड पाथ। एट फोल्ड पाथ क्या था, अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे दुख हो गया, डिजायर हो गया, डिजायर को खत्म करना। अब ऐसा तो है नहीं कि डिजायर मतलब ऐसे मन में आया कि डिजायर तुम अच्छी लग नहीं रही हो, आज से तुम खत्म। तो कुछ ना कुछ चीज़ तो तुमको करनी पड़ेगी ना, तो उसका कोई एक रास्ता होगा। वो रास्ता जो था वो एट फोल्ड पाथ था। उसके अकॉर्डिंग क्या था, अ, जैसे आपको राइट व्यू रखना पड़ेगा, इसके अलावा राइट इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, ठीक, राइट स्पीच हो आपकी, राइट एक्शन होना चाहिए आपका। अदर देन दैट, तीन चार पाँच, हाँ, जो आपका लाइवलीहुड है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ग्रीड है, जो सही बैलेंस्ड है, राइट लाइवलीहुड होना चाहिए आपका। एफर्ट्स आपके राइट होने चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम नहीं होने चाहिए। राइट माइंडफुलनेस, दिमाग आपका जो स्मृति है, इसको बोला गया सम्यक स्मृति, वो आपकी ठीक होनी चाहिए। और उसके अलावा जो आपका सम्यक समाधि, मतलब राइट कंसंट्रेशन होना चाहिए आपका। तो मतलब दुख है, तृष्णा उसका कारण है, दुख खत्म हो सकता है, रास्ता एट फोल्ड पाथ है। अब आपसे इस बारे में नहीं पूछेगा एट फोल्ड पाथ क्या है, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, जैनिज्म और आजीविका सेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस स्लाइड में। तो देखिए, जो महावीर स्वामी थे वो कहाँ पैदा हुए थे, उनका जो बर्थ हुई थी वो हुई थी कुंडाग्राम में, जो कि कहाँ है इस समय, वैशाली के अंतर्गत है। महावीर स्वामी की जो डेथ हुई थी, या फिर बोले निर्वाण या फिर मोक्ष उनको कहाँ मिला, तो वो उनको मिला पावापुरी, जो कि मॉडर्न नालंदा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में कई बार दोनों पूछे जा चुके हैं। अच्छा, जैसे अभी हम लोगों ने त्रिपिटका देखा था बुद्धिज्म में, ऐसे ही जैनिज्म के अंदर त्रिरत्न कॉन्सेप्ट था, जिसके अंदर कहा गया था, जो फिलॉसफी थी कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट एक्शन होना चाहिए आपका, इसके बेसिस पे आप आगे काम करेंगे। तो जो अगर फिलॉसफी देखी जाए तो क्या थी इसकी, त्रिरत्न फिलॉसफी में मतलब कि राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होनी चाहिए, उसके अलावा क्या होना चाहिए, जो हमारा है राइट एक्शन होना चाहिए। जैनिज्म किस पे एम्फेसिस करता था, सेल्फ मॉर्टिफिकेशन पे, आत्मदमन, मतलब कि घोर तपस्या वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता था कि
सेल्फ मॉर्टिफिकेशन। और यही डिफरेंस भी था, क्योंकि बुद्धिज्म में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मिडल पाथ। मिडल पाथ मतलब कोई भी चीज एक्सट्रीम में नहीं। और यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, एम्फेसिस ऑन सेल्फ मोटिफिकेशन, मतलब कि कठोर तपस्या के ऊपर बात करी गई है। कहाँ पे, जैनिज्म के अंदर। वहीं यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सेल्फ पाथ, बहुत एक्सट्रीम में कुछ ना हो, बहुत लो में कुछ ना हो। बॉडी की डिजायर्स को कंट्रोल करना, फास्टिंग करना, बॉडी को एक्सट्रीम टॉर्चर तक लेके जाना, ये सब जैनिज्म की प्रैक्टिसेस थी। जबकि बुद्धिज्म कहता था कि बॉडी को एक्सट्रीम पे नहीं लेके जाना है, टॉर्चर नहीं करना है, इतनी फास्टिंग करनी है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन रखनी है, ठीक है, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस होना चाहिए, एक्सट्रीम नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, बैलेंस डिसिप्लिन है। लेकिन बुद्धिज्म में उसके अलावा मेडिटेशन है, एट फोल्ड पाथ जो भी हम लोगों ने देखा उसको फॉलो करता है। जो ओल्डेस्ट चैन टेक्स्ट पाए गए हैं उनको बोला गया है 14 पूर्वास। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जैनिज्म के बारे में। इतना ही अभी आपको देखना है, इससे ज़्यादा आपको भी नहीं देखना है। अब ये है आजीविका सेक्ट। आजीविका सेक्ट जो है, इसके फाउंडर कौन थे, तो आजीविका सेक्ट के जो फाउंडर थे, पहले तो आजीविका सेक्ट एंड जैनिज्म, ये सब अगर देखा जाए तो किससे परेशान होके बना था, ये सारे जितने भी थे ये श्रमण मूवमेंट्स का पार्ट रहे हैं, जो इस टाइम पे 6th सेंचुरी में ही दोनों ही बने। आजीविका सेक्ट भी एंड जैनिज्म भी ग्रो किया है। तो वेदास की सुप्रीमेसी को रिजेक्ट किया है इन दोनों ने ही, मतलब कि जैनिज्म और आजीविका सेक्ट के जो लोग थे, इन दोनों ने वेदास की जो सुप्रीमेसी थी उसको रिजेक्ट किया। अच्छा, इसके जो फाउंडर थे, जो आजीविका सेक्ट के फाउंडर थे, उनका नाम था मखाली घोषला। तो घोषला, मकाली घोषला जी थे, वो इनके फाउंडेड बाई आजीविका सेक्ट जो है वो किसके द्वारा फाउंड किया गया, मखाली घोषला जी के द्वारा। हेट्रोडॉक्स सेक्ट था, रिजेक्ट करता था किसकी, वैदिक सुप्रीमेसी को। सेंट्रल फिलॉसफी जो थी इनकी नियति, मतलब कि इनका ये कहना था कि नियति जो कहती है, नियति में जो लिखा है वही होगा। तो आजीविका सेक्ट के लोग क्या फॉलो करते थे, आजीविका सेक्ट के लोग ये फॉलो कर रहे थे कि जो कुछ भी है वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंडेड, नियति के द्वारा बनाया गया है, डेस्टिनी में सब कुछ फिक्स है। ठीक है, इसके मतलब कि फेटलिज्म बोला जाता है, नियतिवाद। तो नियतिवाद अगर देखें तो कहाँ देखने को मिलता है, आजीविका सेक्ट में देखने को मिलता है। डेस्टिनी से सब कुछ डिसाइड हो चुका है। तो आजीविका और जैनिज्म में अगर देखा जाए तो दोनों शमन मूवमेंट थे। इसके अलावा दोनों ने वैदिक सुप्रीमेसी को रिजेक्ट किया, और दोनों का ही जो कोर सेंटर था वो क्या था, आ, कि जो वेदास हैं उनकी सुप्रीमेसी से परेशान होके इनका कोर सेक्ट निकल के आता है। ठीक है, और इसके अलावा जो जैनिज्म था वो किस पे विश्वास करता था, सेल्फ इफेक्ट, सेल्फ जो हमारे कर्मा है उनसे चीज़ें बदली जा सकती हैं, वो ये कहता था। लेकिन जो आजीविका सेक्ट था वो कहता था कि नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा। तो ये डिटरमाइंड है। अगर जैनिज्म को बोला जाए वन वर्ल्ड में, तो ये कर्म पे बेस था, और आजीविका सेक्ट के लिए बोला जाए तो ये डेस्टिनी पे बेस था, नियति पे बेस था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो हमारा क्या बोलते हैं, क्या नाम था राजा का, अशोक। अशोक ने बनवाए थे ये केव्स, कहाँ गया पेन, हाँ, बराबर केव्स जो हैं वो किसने बनवाए थे, आजीविका सेट के लिए अशोक ने बनवाए थे। सेंट्रल एम्फेसिस बुद्धिज्म में किस पे, मिडिल पाथ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और गौतम बुद्ध इसको जो की फिगर थे, महावीर स्वामी जो थे, ये 24 तीर्थंकर थे, और ये जैनिज्म के मेन प्रोमिनेंट फिगर थे। एट फोल्ड पाथ यहाँ पे हम लोगों ने त्रिरत्न और वाउस के ऊपर ध्यान दिया है। ये लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर जर्नी रही है। पैदा कहाँ हुए, क्या कहाँ क्या हुआ, सरमन कहाँ दिया, महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से। और इनकी डेथ और वो कहाँ हुआ, तो कुंडाग्राम वैशाली में इनकी बर्थ हुई। और हम लोग देख चुके हैं पावापुरी जो कि अभी मॉडर्न नालंदा है, वहाँ पे इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। 16 महाजनपद के बारे में ये टेबल्स जो है वो रट डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आता है तो इन्हीं से ही आएगा। तो किस तरीके से क्या चीज़ें हैं ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले 16 महाजनपद हैं। तो सबसे पहले हमारा है
जो हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा है, अंगराज जो है वो किसका है, अंगराज की कैपिटल कहाँ थी, चंपा। ये बिहार बंगाल की बेल्ट थी, जो ये वाला रीजन था। इसके बाद हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, मगध। मगध बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। राजगीर इसकी जो थी वो कैपिटल थी, और बाद में इसको बदल के पाटलिपुत्र कर लिया गया। काशी की कैपिटल क्या रही, वाराणसी रही। कोसला की, अयोध्या का जो रीजन था, श्रावस्ती वाला जो पार्ट था, वो हमारी कोसला की कैपिटल थी। वाजी, वैशाली वाला रीजन जो है वो इसकी कैपिटल थी। इसके अलावा मल्ला, कुशीनगर, पावा वाला जो रीजन है, जहाँ पे महापरिनिर्वाण अभी हम लोग देख के आए हैं कि कहाँ मिला था। कुशीनगर को हम लोग यहाँ से रिलेट करते हैं बुद्धिज्म में। उसके बाद छेदी, ये बुंदेलखंड का रीजन है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कौन सा था, सुक्ति मती। सुक्तिमती जो थी वो कैपिटल थी किसकी, छेदी की। वत्स की कौशाम्बी है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कुरु, कुरु की कैपिटल क्या थी, कुरु की कैपिटल जो हमारा दिल्ली और मेरठ वाला रीजन है, और आप लोगों ने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा महाभारत में, इंद्रप्रस्थ या फिर हस्तिनापुर। तो कुरु से याद आया ना, कौरव, तो ये वही वाला कुरु है। अब इसके बाद हमारा पंचाल, तो आप लोगों ने महाभारत में कई बार नाम भी सुना होगा, पंचाल नरेश। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का जो रीजन था, मतलब कि कंपिल्य जो रीजन था हमारा, वो इसकी कैपिटल थी। कंपिल्य जो था वो कैपिटल था इसका। ठीक है। अब आपने सुना होगा मत्स्य राज्य, तो राजस्थान का रीजन था। मत्स्य राज राजस्थान का रीजन था, मतलब कि या तो हम लोग बोल सकते हैं बैरट, या फिर हम लोग इसको और भी बोल सकते हैं विराट नगर, इसकी कैपिटल होती थी, विराट नगर। वो आप लोग स्पेलिंग देख लीजिएगा। उसके बाद सुरसेना, मथुरा वाला जो रीजन है हमारा। इसके बाद असाका या अ, असमका, ये गोदावरी का रीजन जो था हमारा, सदर्न महाजनपद थी ये। और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा क्या बोलते हैं, गोदावरी का पूरा रीजन है वो यहाँ पे आता है। इसको बोला क्या जाता है, पोटाना रीजन, या फिर पोटाली रीजन जो है हमारा, पोटाली। ये जो रीजन था ये इसका असाका का हमारा कैपिटल हुआ। अवंती मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो अवंती की कैपिटल उज्जैन, या फिर आप लोगों ने बाहुबली पिक्चर देखी होगी, माहिष्मती साम्राज्य, तो वो किसकी कैपिटल हुआ करती थी, अवंती की। इसके बाद आता है हमारा गंधार, तो गंधार का जो रीजन था वो था कैपिटल तक्षशिला थी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद आता है कंबोज, तो जो राजपुर जो थी वो कैपिटल थी किसकी, कंबोज की। नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर वाला जो रीजन था बेसिकली, वो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं उस पर ध्यान दे दीजिए। तो एग्ज़ाम में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें पूछी जाती हैं वो हैं कि मगध की कैपिटल क्या थी। ठीक है, मगध के बारे में आपको पढ़ना है, वाजी के बारे में आपको पढ़ना है, मल्ल के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद गंधार के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, और कुरु रीजन आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, मगध के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा, कैसे उसका राइज हुआ, क्या कैपिटल थी, डायनेस्टी कहाँ क्या था। तो ये उसका पूरा हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कान्वा, ये पूरा उसका फ्लो चार्ट है कि कैसे 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 राइज हुआ, क्या क्या रहा मगध का रीजन के बारे में। तो अर्लीस्ट कैपिटल इसकी अभी हम लोगों ने देखी, गिरिराज या फिर राजगृह। पाटलिपुत्र फर्स्ट शिफ्टेड बाय उदयीन या फिर उदयभद्र, उदयीन के द्वारा पहली बार इसको शिफ्ट किया गया था, पाटलिपुत्र में लाया गया था। हरियंक डायनेस्टी फाउंडेड किसके द्वारा, हरियंक डायनेस्टी जो थी वो फाउंडेड किसके द्वारा करी गई, बिम्बी बिम्बिसार के द्वारा। उसके बाद अजात शत्रु बिलोंग टू हरियंक डायनेस्टी,
ये इसके बाद आते हैं धनानंद, जो कि कंटेम्परेरी था किसके, अलेक्जेंडर का। तो अजातशत्रु किससे रिलेटेड है, हरियंग डायनेस्टी से। और पाटलिपुत्र को पहली बार शिफ्ट किसने किया, उदयन ने किया। और अजातशत्रु हरियंग डायनेस्टी फाउंड किसने करी, बिंबिसार ने करी। और धनानंद जो थे वो किसके कंटेम्परेरी थे, अलेक्जेंडर। धनानंद बहुत फेमस कैरेक्टर है, आप लोगों ने सुना जरूर होगा। बताइएगा कि आप लोगों ने धनानंद के बारे में हिस्ट्री में कहाँ सुना या पढ़ा है। आप लोगों को लेक्चर में कोई भी चीज़ें समझ में ना आए या कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट में ड्रॉप कमेंट बॉक्स में जाके अपना कमेंट लिख सकते हैं, बता सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास रहता ही है, आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा एपीओ प्री देने के बाद अगर आप लोगों को मेंस भी ज्वाइन करना है तो एडवर्टीजमेंट का टाइम तो नहीं था, लेकिन मेंस मेंटरशिप बैच जो है हमारा बिहार एपीओ के लिए भी ऑन है और 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो हमारा मेंस मेंटरशिप बैच भी ज्वाइन कर सकता है। बिहार हो गया, राजस्थान एपीओ हो गया, उसके अलावा जुडिशरी हो गया। किसी को भी अगर आपको जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए तैयारी करनी है, आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है, तो आप हमारा मेंस मेंटरशिप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, हरियंग डायनेस्टी से कौन कौन रिलेटेड है, बिंबिसार, अजातशत्रु। नंद से धनानंद, और मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टेब्लिश किया था ये पूरा एम्पायर। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। मगध जो रीजन था वो रूल्स क्यों किया, क्योंकि काफ़ी फर्टाइल था, मिडिल में था किसके, गैंगेटिक प्लेन्स के। गंगा वहीं से फ्लरिश कर रही थी। रिवर रूट्स फॉर कम्युनिकेशन एंड ट्रेड्स, तो रिवर का रूट था कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए। आयरन डिपॉजिट स्ट्रेंथेंड एग्रीकल्चर एंड वॉरफेयर, आयरन हो रहा था तो आपका जो एग्रीकल्चर था वो भी अच्छा था, वॉर के लिए भी आपके लिए सहूलतें ज़्यादा थी। फॉरेस्ट से घिरा हुआ था तो एलिफेंट जो थे वो मिलिट्री एज ए एडवांटेज भी यूज होते थे। पाटलिपुत्र हैड स्ट्रेटेजिक रिवर लोकेशन, इसके बाद पाटलिपुत्र में ही कैपिटल शिफ्ट कराई गई थी और वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक रिवर लोकेशन थी, मतलब कि वहाँ पे बहुत जल्दी अटैक करना पॉसिबल नहीं था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको पहले देखना होगा किस किस तरीके से कौन आया है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। पहले आर्यन डायनेस्टी, फिर शिशुनाग है, फिर नंद है, नंद में ही हम लोगों ने धनानंद देखा। मौर्य में ही चंद्रगुप्त मौर्य है, फिर शुंग डायनेस्टी है, फिर कान्वा। आगे बढ़ते हैं। मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य से स्टार्ट हुआ, इसी टाइम पे इंडिका अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ते हैं, ये दो किताबें जो कि वेरी इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में ये सवाल समझिए, एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है बीपीएससी का और बिहार से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस का। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा रीजन कनकर किया, डेक्कन रीजन पूरा जो था इन्होंने कनकर किया। वेस्टर्न इंडिया में इनकी डोमिनेंस रही। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन में ये देखने को हमें मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वेस्टर्न साइड में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में कि इंडिया में इनकी डोमिनेंस थी। पाटलिपुत्र हैड वुडन पैलेसेस एंड म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, पाटलिपुत्र में हमको देखने को मिलता है वुडन पैलेसेस हैं और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसके अलावा चंद्रकोट्स आइडेंटिफाइड एट्स चंद्रगुप्त बाय विलियम जोन्स, तो विलियम जोन्स जो थे उस टाइम पे, तो सेंड्राकोटस ने आइडेंटिफाई किया था एस चंद्रगुप्त बाई विलियम जोन्स। उसके अलावा मेगास्थनीज और इंडिका, मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, तो मेगास्थनीज जो था वो कौन था, वो एम्बेसडर था सेल्यूकस निकेटर का। इंडिका डिस्क्राइब करती है जो बुक है, पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मौर्यन सोसाइटी डिस्क्राइब करी गई है किसमें, 7 क्लासेस में मौर्यन सोसाइटी जो है वो डिस्क्राइब करी गई है। अर्थशास्त्र किसके बारे में थी, जो ट्रेटीज ऑफ गवर्नेंस स्टेट क्राफ्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड ये किताब है। इसके अंदर 15 जो हैं वो सेक्शंस हैं। लैंड टैक्स मॉडिफिकेशन वाज अ डायरेक्ट कंसर्न ऑफ द किंग, ये इसके अंदर बताया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये पूछा जाए गया सवाल है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अब आपको पता होना चाहिए कहाँ है, अर्थशास्त्र के अंदर ये मेंशन है। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोका और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कैसे सारी चीज़ें यहाँ पे रन करती थी। तो जनरली जो एडिक्ट्स में अशोक का नाम पाया गया है वो देवनाम पियदासी के नाम से पाया गया। इसके अलावा जो उसका नाम अशोक था ये कहाँ से अपीयर होता है, ये मस्की के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है।
भबरू एडिक्ट या फिर बैरट एडिक्ट से पता चलता है कि ये कौन थे, कि किंग थे ऑफ मगध। इस पे मतलब भबरू या बैरट एडिक्ट में ये चीज़ मेंशन कराई गई है। उसके अलावा लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती थी वो कौन कौन सी थी, तो भाषाएं थी प्राकृत, ग्रीक और अरेमिक। अरेमिक भाषा और ग्रीक और प्राकृत भाषा। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे भाषा बोली गई है वो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट सबसे ज़्यादा मिली है वो कौन सी है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। और ब्राह्मी को सबसे पहली बार डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने, वो भी 1837 के अंतर्गत। तो ये अशोक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा इन्होंने किस कौन सी पॉलिसी का इस्तेमाल किया था, धम्म का। धम्म का मतलब था, जो इनका दम था वो पीस, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स एंड टॉलरेंस के प्रति था। काइंडनेस होगी, ट्रुथफुलनेस होगा, सेल्फ कंट्रोल होगा, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए आपके अंदर। यही सारी चीज़ें अशोक के धम्म में हमको देखने को मिलती हैं। और इसके अलावा हाँ, कलिंग वॉर जो थी वो सबसे ज़्यादा मेजर टर्नओवर था, जिसके बाद ही ये धम्म के रास्ते पे चले हैं। मतलब उतना ज़्यादा ब्लडशेड हुआ, फिर भी इसको सुकून नहीं पड़ा। उसके बाद यही वहाँ से इसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी टुवर्ड बुद्धिज़्म। रॉक एंड पिलर एडिक्ट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियल सबसे ज़्यादा यहीं पे देखने को मिलता है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो कौन सा है, 13th जो रॉक एडिक्ट है अशोक का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि एक चीज़ हम लोगों ने शायद मिस कर दी है। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो हर्यन डायनेस्टी अभी हम लोगों ने देखी थी ना, तो उसका टाइम पीरियड क्या था। हर्यन डायनेस्टी जो थी वो 544 से लेके 413 BCE तक रही, और बिम्बिसार ने फाउंड किया था, ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। अजातशत्रु भी इससे रिलेटेड थे, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। उसके अलावा शिशुनाग ने कब से कब तक रूल किया, तो शिशुनाग कब से कब तक रहा, 413 से लेके 345 BCE। इसके बाद आए हमारा नंद। जब नंद आए, नंद डायनेस्टी बनी। ये कब से बनी, ये बनी 345 से लेके 322 BCE तक। नंद के बाद हम सबको मालूम है, किसी को कुछ मालूम हो ना हो, लेकिन सबको मालूम है नंद के बाद आए मौर्य। और ये धनानंद ही थे जो चाणक्य के साथ जिनका वो हुआ था, थोड़ा ईगो क्लैश हुआ था। और फिर मौर्याज आए। मौर्याज कब से, 322 से लेके 185 BCE तक आए। हमको पता ही है किसके द्वारा बनाई गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाई गई थी, चाणक्य का गाइडेंस था। इसके बाद पांचवा हमारा क्या था, हम लोगों ने पढ़ा शुंग। तो शुंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और शुंग कब से कब तक रहे, 185 से 73 BCE तक रहे। 185 से 73 तक रहे। इसके बाद आते हैं हमारे लास्ट में कानवास। तो कानवास कब तक रहे, ये 73 से लेके 28 BC तक रहे। इसके बाद ये शुंगास के बाद आए थे। तो ये एक छोटा सा चार्ट था, जो टाइमलाइन थी, जो पीछे बताना मैं भूल गया था। यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिएगा, अपना नोट्स में पीछे जाके ऐड कर लीजिएगा, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट मॉडर्न पीरियड के बारे में और गुप्ता पीरियड के बारे में क्या क्या चीज़ें थी इस टाइम पे। तो नॉर्थ इंडिया के सक्सेसर थे मौर्याज, वाज सक्सीडेड बाय शुंगास इन नॉर्थ इंडिया। पुष्पमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार दिया। उसके बाद मौर्यास का जो टाइम पीरियड था वो खत्म हुआ। इन डेक्कन मौर्यास वर सक्सीडेड बाय सतवाहनास। तो डेक्कन के रीजन में मौर्यास की जो जगह थी वो ले ली सतवाहनास ने। फिर उसके बाद हमारा जो देखा जाता है कि वो काटकर डायनेस्टी के साथ, मतलब आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे विंध्य शक्ति जो थे वो इसके फाउंडर थे, लेकिन रियल फाउंडर जो बोला जाता है, जिसके राज्य में ज़्यादा फ्लरिश हुई चीज़ें, वो इनका लड़का था। वो क्या, उसका क्या नाम था, उसका नाम था प्रवर सेना। तो प्रवर सेना के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई, तो इसको रियल फाउंडर कहा जाता है। और विंध्य शक्ति कहा जाता है जो फाउंडर थे। जैसे आप लोग तो लॉ के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा लाइक बेंथम
एंड ऑस्टिन भाई साहब। ठीक है, तो एनालिटिकल स्कूल का रियल फाउंडर है, और जो फाउंडर है तो किसको क्या कहा जाता है, वैसे ही एक सीन यहाँ पे भी है। ये बेटा और बाप और बेटे के बीच की कहानी थी, ये स्टूडेंट और टीचर के बीच की कहानी थी। ठीक है, ये कहाँ मेंशन है, वायु पुराण में ये चीज़ मेंशन करी गई है। अब आगे देखते हैं, गुप्ता काल के जो फीचर्स थे वो क्या थे। टैक्स फ्री विलेज ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स टेम्पल्स रीच्ड। जो ब्राह्मण्स को टेम्पल बनाने के लिए इन सबको टैक्स फ्री ग्रांट्स दी जाती थी, जैसे आजकल भी होता है, सब्सिडी पे लोन्स मिलते हैं, उस टाइम पे भी ये सब, और टैक्स फ्री भी रहता था तब। अनटचेबिलिटी क्लियरली डिफाइंड इन धर्मशास्त्र पीरियड। तो इस टाइम पे अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस में थी, क्लियरली मेंशन है। कात्यायन यूज द टर्म अप्रश्य। अप्रश्य का जो जो टर्म है अप्रश्य, ये कहाँ यूज हुआ है, कात्यायन ने यूज किया है ये टर्म। तो अप्रश्य वर्ड हमको देखने को मिलता है कात्यायन के द्वारा, ये दिखाता है कि अनटचेबिलिटी जो थी वो इस टाइम पे काफ़ी प्रिवेल कर रही थी। देखिए, क्योंकि ये जो पीरियड आया था इस टाइम पे धर्मशास्त्र और ब्राह्मणिकल जो इम्पैक्ट था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। और क्योंकि अशोक का जो पीरियड था उस टाइम पे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी, बहुत चीज़ें थी, तो एक जो वेदास के अगेंस्ट में एक रिलीजन चल रहा था, एकदम से वो फ्लरिश करने लगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ब्राह्मणिकल और जो हमारे धर्मशास्त्र थे उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें ज़्यादा प्रिवेल करने लगी, तो अनटचेबिलिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि गुप्ता में था कि नहीं था, तो आपको बताना है था। अगर टर्म पूछ लिया जाए तो अप्रश्य है, रीजन आपको बता ही दिया, क्या वो मेन स्विच पर लिखिएगा। लार्ज अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन इनटू स्मॉलर विलेजेस ड्यू टू फॉल इन ट्रेड। तो जो अर्बन सेंटर्स थे वो छोटे छोटे विलेजेस में टूट गए, क्योंकि हुआ क्या, ट्रेड में कमी आ गई। लैंड रेवेन्यू अबाउट 1/4 to 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें, हाँ, तो गुप्ता पीरियड में अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त है हमारे पास, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके बाद चंद्रगुप्त टू आते हैं, चंद्रगुप्त टू को ही हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर गेन किया, इन्होंने अपने भाई को ही मारा था, जिसको कि रामगुप्त जिसका नाम था। फायान अगर पूछा जाए किसके टाइम पे आया था, वो चंद्रगुप्त के ही टाइम पे आया था। और अगर देख कुमार गुप्त फर्स्ट इसके बाद आए गुप्ता पीरियड में, तो उनके हिसाब से क्या था, इन्होंने ही जो कुमार गुप्त नालंदा यूनिवर्सिटी है, आप लोगों ने सुना होगा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो थी वो कुमार गुप्त ने ही बनवाई थी। कब बनवाई थी, अर्ली 5th सेंचुरी के अंतर्गत ये बनी थी यूनिवर्सिटी। इसके बाद कुमार गुप्त के बाद कौन आया भाई, कुमार गुप्त के बाद आए हमारे स्कंद गुप्त। तो स्कंद गुप्त आए कुमार गुप्त के बाद। इनने, हाँ, मेन चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है यहाँ पे, गुप्ता पीरियड जो था वो कल्चरल अचीवमेंट से था, लेकिन इस टाइम पे अनटचेबिलिटी भी देखने को मिलती है। जो शुंग्स थे वो नॉर्थ इंडिया में आए, बृहद्रथ को मार के पुष्पमित्र शुंग आया, डेक्कन में मौर्यास को सतवाहनास ने सक्सीड किया। ये सारी चीज़ें हैं आपको स्लाइड से जो याद रखनी है। इंडो ग्रीक्स आए, बीच में शाक्स आए, पार्थियंस रहे, कुशान्स रहे, और गुप्ताज आए। तो ये पूरा टाइमलाइन आपको याद रखना है। गुप्ता रूरल्स हम लोग अभी डिस्कस कर ही चुके हैं। समुद्रगुप्त है, इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा गया, और किसके द्वारा कहा गया, विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया। मेघवर्मन सेंट एनवॉयस फॉर बुद्धिस्ट टेम्पल इन गया। तो मेघवर्मन ने भेजा था, और वे मेघवर्मन कौन थे, श्रीलंकन, श्रीलंका के राजा हुआ करते थे ये। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ ही लिया कि इन्होंने अपनी पावर किससे ली थी, रामगुप्त को मौर्य के ली थी। फाहियान इन्हीं के टाइम पे आया था। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, याद रखिएगा। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा।
पुष्पभूति वर्धन डायनेस्टी, हर्षवर्धन के टाइम का सीन आ गया। इसकी कैपिटल कौन सी थी? थानेसर इसकी कैपिटल थी। यूनसांग किसके टाइम पे आया? हर्षवर्धन के टाइम पे। फायान किसके टाइम पे आया? चंद्रगुप्त के टाइम पे, याद रखिएगा। मथुरा वॉज फेमस फॉर कॉटन टेक्सटाइल, इस टाइम पे मथुरा जो है वो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रहा था कॉटन टेक्सटाइल को लेके। भास्कर वर्मन ऑफ कमरूपा आसाम वॉज कंटेम्परेरी, तो भास्कर वर्मन जो थे वो इनके टाइम पे कंटेम्परेरी थे। बिहार से लिंक है नालंदा का, तो आपको पता होना चाहिए। नालंदा महावीर बिकेम अ मेजर स्कॉलस्टिक सेंटर, तो स्कॉलर जो थे सबसे ज़्यादा यहीं पे आते थे 5th सेंचुरी के टाइम पे। यूनसांग एंड आई सिंह आर कनेक्टेड विद द नालंदा, तो आपके एग्जाम्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि यूनसांग और आइसिंग जो है वो किससे रिलेटेड है? नालंदा से रिलेटेड है। तो वापस से आ जाइए, दिमाग अपना वापस से लेके आइए। गुप्ता रूलर कौन कौन से थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त टू, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य के फाउंडर थे। और चंद्रगुप्त टू कहाँ पे हैं? गुप्ता रूलर्स में आए हैं। कुमारगुप्त फर्स्ट है और स्कंदगुप्त है। नालंदा किसने बनाया? कुमारगुप्त ने बनाया। अब हम लोग कवर करेंगे साउथ इंडियन हिस्ट्री को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के से पर्सपेक्टिव से, तो काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लेंदी पार्ट नहीं आता है यहाँ से, थोड़ा ही पार्ट आता है, उसको हम लोग अभी देखते हैं कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं। तो संगम एज में उरायूर जगह जो थी वो किसके लिए फेमस थी? कॉटन टेक्सटाइल के लिए और पल्स के लिए। तो ये पॉइंटर्स हैं, ये आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कादम्ब डायनेस्टी जो है वो संगम लिटरेचर में मेंशन नहीं है, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चोल डायनेस्टी फाउंडेड बाय विजयालया, तो चोल डायनेस्टी किसने बनाई थी? विजयालया ने बनाई थी। और चोल पीरियड जो था वो किसके लिए फेमस था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए और विलेज असेंबलीज के लिए। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और विलेज असेंबलीज के लिए कौन सा पीरियड फेमस था? चोल पीरियड फेमस था। चेरा की कैपिटल क्या थी? करूर। रोमन ट्रेड रिलेशंस थे हमारे किस टाइम पे देखे गए हैं? जब चेरा का पीरियड था, चेरा डायनेस्टी थी जिस टाइम पे। टेम्पल के गेटवेज गोपुरम होते थे और वो बहुत खूबसूरत गोपुरम्स होते थे और मैसिव अट्रैक्टिव गेटवेज थे, ये काफ़ी फेमस है। और साउथ इंडियन टेम्पल्स में ये हमको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा चालुक्य अपॉइंटेड वुमेन टू इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, तो वुमेन्स के रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट जो भी इम्पोर्टेंट था वो चालुक्याज अपॉइंट करते थे, इस टाइम पे हमको देखने को मिलता है। वो मतलब एक वुमेन सप्रेशन जो था वो यहाँ पे चालुक्य डायनेस्टी में हमको कम देखने को मिलता है। और अगर देखा जाए तो आगे हम लोग देखते हैं, तमिल टर्म्स के कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है, तो पलाई का मतलब होता है ड्राई एंड एरिड रीजन। मरुत्तम का मतलब होता है रिवर या फिर एग्रीकल्चरल रीजन। उसके अलावा कोएंजी का मतलब है माउंटेन रीजन। और मुलई का मतलब है पेस्टरल रीजन। तो ये कभी कभी आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, तो डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग में आया हुआ क्वेश्चन है ये एक्चुअली। ठीक है। अब चोलास के पास सबसे ज़्यादा क्या था? नेवल पावर थी, टेम्पल्स के ऊपर इन्होंने काम किया और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। चेराज ने वेस्टर्न कोस्ट पे रूल किया और रोमन ट्रेड इनसे रिलेटेड थी। पांड्याज ने मदुरई पे और पर्ल का ट्रेड सबसे ज़्यादा किया। गोपुरम हमको देखने को मिलता है ड्रेविडियन आर्ट का स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर है। तो जो चीज़ें आप लोगों को याद करनी है साउथ इंडिया क्वेश्चन में, ज़्यादातर एक टेस्ट वो वर्ड दिया जाएगा जैसे ये मैंने आपको बताया कि पलई का मतलब क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो आपको देखना है। लिटरेचर स्क्रिप्ट ऑफ ए टेक्स्ट किससे कहाँ क्या रिलेटेड है वो हम लोग देखते हैं। तो खरोष्ठी भाषा जो है वो कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट, जो कि हम लोग भी लिखते हैं राइट टू लेफ्ट, उसको क्या बोलते हैं? खरोष्ठी। ब्राह्मी क्या है? मैनी अर्ली इंस्क्रिप्शन जो अशोका के टाइम पे थे, जेम्स प्रिंसेप ने किया, हम लोगों ने देखा था। बताइए कौन से ईयर में किया? पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इंडस स्क्रिप्ट अभी तक अनडिसफर्ड है। ठीक है। नीतिसार, ये कौन कौन ऑथर हैं, क्या क्या हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बुक्स वुक्स देखेंगे। कुछ हम लोग इसमें से पहले भी देख चुके हैं लेकिन फिर से हम लोग देखेंगे। तो हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ गया। हाँ, तो नीति सार किसने किसके द्वारा है?
ये कमंडक के द्वारा है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें मिर्च चा कटिकम, मिर्च चा कटिकम, तो ये किसने लिखा है? शुद्राक ने लिखा है। भाई साउथ इंडियन टर्म्स हैं, थोड़े थोड़े एंशंट हिस्ट्री है, इतनी आसान नहीं होती पढ़ना, तो थोड़ा थोड़ा देखो इसमें राज तरंगिनी जो है ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, कलहन के टाइम से है ये रिलेटेड, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है इसके बारे में। किरतर जुनियम, किरतर जुनियम भैरवी संस्कृत से रिलेटेड है। इसके अलावा शचनमा, ये अरब इन्वेजन हुआ था ऑफ सिंध, उसके बारे में है, पर्शियन ट्रांसलेशन बाई कूफी। तो ये चीज़ें आपको पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ अलग से बताने वाला तो है नहीं, और थोड़ा टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन भले कुछ याद रहे ना रहे, आप लोगों को राज तरंगिणी पता होना चाहिए, कलहन से रिलेटेड है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हाँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है मुद्रा राक्षस हो गया आपका, मेघदूत हो गया आपका, कालिदास के सारे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, इंडिका हो गया, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोग एक एक बार रीड कर लीजिएगा किसने क्या किया है। ये टेबल देखिए, एक बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपका। ऐसे ही अब जो ये टेबल है इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो सुश्रुत सर्जरी से रिलेटेड, चरक, चरक संहिता से, ब्रह्मगुप्त मैथमेटिक्स से, वराहमिहिर ये एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष से रिलेटेड थे, मिलिंद पानहु ये फिलोसफिकल डायलैग था किसके किसके बीच में? इंडो ग्रीक किंग मेंडर और मिलिंद एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन। इट इज़ नॉट अ बुक ऑन एंशियंट ट्रेड रूट्स, ये एंशियंट ट्रेड रूट्स के ऊपर बुक नहीं है, बल्कि ये बुक किसके ऊपर है? ये बुक है जो एक डायलॉग हुआ था इंडो ग्रीक किंग मिएंडर मिलिन और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना के बीच में, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। ये बीपीएससी में कई बार सवाल आया है और उसके साथ में ये ऑप्शन हमेशा रहा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये ऑप्शन ही डाल दिया ताकि आपको याद रहे कि ये डायलॉग था, फिलोसफिकल डायलॉग था इंडो ग्रीक किंग और बुद्धिस्ट मॉन्क के बीच में, एंशियंट ट्रेड रूट से रिलेटेड ये नहीं था। अब जो कुछ ट्रैवलर्स है, संज्ञान विजिटेड इन इंडिया इन 515 से 520 एडी फॉर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर। हाइसेन ये क्या थे, 7th सेंचुरी में इन्होंने नालंदा से पढ़ाई करी। फाहियान चंद्रगुप्त टू के टाइम आए, ह्यूमसांग हर्ष के टाइम पे आए थे, अकाउंट ऑफ नालंदा एंड सोसाइटी। तो फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ह्यूमसांग हर्षा के टाइम पे, हाइसेन नालंदा में पढ़े, और सुंग्युन का टाइम क्या है? 515। खारवेलाज ऑफ कलिंग, जो अब हम लोग देख रहे हैं डायनेस्टीज, कर्ट्स, बोल्ट्स, ये सब, और कुछ रीजनल फैक्ट्स भी देखेंगे उस टाइम के। तो खारवेलाज ऑफ कलिंग जो थे ये महामेघवाना या फिर चेदी डायनेस्टी के थे। जो हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन है वो रिकॉर्ड करता है खारवेलाज के अचीवमेंट्स। उसके अलावा भगवत कल्ट जो है, हेलोड्रस गुप्त रूलर्स डेवलप्ड इट मैक्सिमम। तो भगवत कल्ट जो है वो इस टाइम पे डेवलप किया गया था। कैलकुलेटिक पीरियड हम लोग देख ही चुके हैं, कॉपर स्टोन एज वाला टाइम पीरियड है। मैथिली लिटरेचर डेवलप्ड अंडर कर्नल डायनेस्टी इन त्रिपुट। नाथपंथी सिद्धार्थ एंड योगीज पॉपुलराइज डिवोशनल रिलीजन इन नॉर्थ इंडिया। ये वन लाइनर्स हैं, आपको एज अ वन लाइनर आपको एक एक बार रीड कर लेने हैं और कुछ नहीं करना है। तो इसके बाद हम लोग मेजर पोर्ट्स देखते हैं कहाँ पे उनकी लोकेशन थी। तो तमरल्ली पत्ती कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। नॉर्थ इंडियन ट्रेड्स जो होती थी गुप्ता के पीरियड में वो तरमपिलिती से ही होती थी। कल्याण वेस्टर्न इंडिया, सतवाहनास जो थे वो यहाँ से ट्रेड करते थे, और लोथल जो हम लोगों ने देखा भोगावा रिवर पे था गुजरात में, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में था। आर्ट और इंटरनेशनल क्या क्या, बोधिसत्व पद्मपनी पेंटिंग्स जो हैं वो अजंता केव्स में हैं। इसके अलावा हमारा देखिए ये वो सारे पॉइंटर्स हैं जो आप लोगों को एक एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सीधे सीधे पढ़ने वाली चीज़ें हैं। तो अब जैसे बोधिसत्व पद्मपनी कहाँ? अजंता केव की पेंटिंग।
उसके अलावा बालापुत्र देव जो शैलेंद्र डायनेस्टी के थे, इन्होंने अपना एनवॉय भेजा था, कहाँ भेजा था? पाल किंग देवपाल के यहाँ पे, रिक्वेस्टेड 5 विलेजेस फॉर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा। तो खारवेला से रिलेटेड हैं, हाथी गुफा से रिलेटेड हैं, तरम्बलिती गुप्ता का ट्रेड पीरियड है जो हम लोग यहाँ पे देखा पुल्ट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जो साइट्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उन सबका एक रिवीजन है। लुम्बिनी किससे रिलेटेड थी? बर्थ ऑफ बुद्धा से। अशोका विजिटेड एंड रिड्यूस टैक्सेस, अशोका यहाँ पे गए, इन्होंने टैक्स कम किया। बोध गया में एनलाइटमेंट हुआ था बुद्धा को। महाबोधि टेम्पल यहाँ पे बना हुआ है। सारनाथ में पहला सरमन दिया इन्होंने, धम्म चक्र प्रवर्तन यहाँ पे हुआ। उसके बाद कुशीनगर महापरिनिर्वाण हुआ। मल रिपब्लिक भी कुशीनगर से रिलेटेड है। राजगीर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई। अर्लीस्ट मगध कैपिटल जो थी वो राजगीर ही थी। इसके अलावा काउंसिल में यहाँ पे पहली बार राजगीर में जब ये काउंसिल हुई तब पहली बार क्या किया गया कि जितने भी जो बुद्धा के गौतम बुद्ध के जो कंपाइलेशंस थे, मतलब जो भी उनके टीचिंग्स थी उन सबको कंपाइल किया गया। उसके बाद सेकंड कहाँ पे हुई? सेकंड हम लोगों ने देखा था वैशाली में हुई। किसने कराई थी? काल अशोक ने करवाई थी। और जो मोनेस्टिक रूल्स थे, डिसिप्लिन था, वो जो डिस्प्यूट सारे थे उसको यहाँ पे सेटल किया गया। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई, उदयन ने कराई। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पे। ये यहाँ से कई सारे मिशंस भेजे गए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अलग अलग जगह पे, तो इसमें यहाँ हुआ था। अभिधम्म कंपाइलेशन जो हुआ था वो भी यहीं पे तीसरी काउंसिल में हुआ था, पाटलिपुत्र में। उसके अलावा जो चौथी हुई थी वो कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कहाँ? कश्मीर में हुई थी। और किसने करवाई थी कुंडलवन में? वो करवाई थी अशोक ने करवाई थी। और बस इतना ही है। और फिर पावापुरी डेथ ऑफ महावीर जो हम लोगों ने देखा। मॉडर्न नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा क्या है? फाउंडेड बाय कुमारगुप्त आई सिंह, या फिर कभी कभी आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा आई की जगह वाई सिंह। तो कुंडलवन कश्मीर में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई यहाँ पे। धोलावीरा एडवांस हरप्पन वाटर मैनेजमेंट था। मोहनजोदारो में ड्रिंकिंग वाटर आर डी बनर्जी ने किया। और ग्रेट बाथ। कालीबंगन में प्लॉट फील्ड पाए गए, फायर अल्टर्स और बैंगल्स यहाँ देखने को मिलता है। बनावली में टेराकोटा प्लो एंड थ्री कल्चरल डिपॉजिट्स हैं। लोथल पोर्ट सिटी थी। धोलावीरा और मोहनजोदारो में अगर कंपैरिजन किया जाए तो धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट, मोहनजोदारो ड्रिंकिंग वेल्स। जो जो ट्रैप्स हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे। सोकाटोडा में हॉर्स के बोन्स मिले थे, लेकिन आपको लगाना है कि नहीं मिले थे क्योंकि बीपीएससी वही मानता है। अशोक धर्म ब्रॉडर एथिकल गवर्नेंस है, केवल बुद्धिज्म से रिलेटेड नहीं है अशोक का धर्म। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने की थी, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, कमेंट में बताइए, मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। मगध क्रोनोलॉजी से पहले हरियंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कानवा। खरोष्ठी रिटर्न राइट टू लेफ्ट। आईवीसी क्या है? प्रोटो हिस्टोरिक है, स्क्रिप्ट एंड डिसिप्लिन है। ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग रीड आउट कर लीजिए। हम लोग आराम से सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। फाइनल रिवीजन ये सब आप लोग एक बार नज़र मार लीजिए। साउथ लिटरेचर में चोला चेरा गोपुरम ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आप पूरा लेक्चर आप लोग रिवाइज कीजिए, नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। उसके अलावा एंशंट हिस्ट्री ये है, इससे सवाल आते हैं। इस लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेंस मास्टरी अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पेड ग्रुप होगा, डेली आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जिस भी स्टेट के हिसाब से होंगे आपको उसके हिसाब से डेली क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप लोग लिख के देंगे, उसको चेक किया जाएगा। 2 महीने की वैलिडिटी है। हर स्टेट के लिए 499 का हमारा जो ग्रुप है वो होगा। 2 मंथ की वैलिडिटी है। इसके अलावा राजस्थान एपीओ के लिए अगर आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी है तो आप वो तैयारी कर सकते हैं। अभी 13 तारीख तक 799 में है। 13 तारीख के बाद ये ऑफर 1500 का हो जाएगा। कोर्स ऑनलाइन मोड पे होगा, लाइव क्लासेस होंगे, टेस्ट होंगे, जितने भी हमारे लाइव टेस्ट होंगे, और प्रॉपरली सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हर हर महादेव। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू।